प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है, उन भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया था, जहां हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह की हमने चर्चा की थी। इस लेक्चर में हम एक नए अध्याय के साथ आए हैं और इसमें पढ़ेंगे हम अपोहा, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडियन रिवर, यानी कि भारतीय नदियों का जो अपोहा तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो किस प्रकार का है, कितने भागों में बांटा गया है और मुख्य रूप से जो कर्क रेखा के उत्तर में है। पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में हिमालयी नदियों का अपोहा तंत्र है और कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदियों का अपोहा तंत्र है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम नदियों के अपोहा तंत्र की बात करेंगे, अपोहा तंत्र किसे कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से हम ये देखेंगे कि हिमालयी नदियों का अपोहा तंत्र में कौन कौन सी मुख्य नदी अपोहा तंत्र बनाती हैं और साथ में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र में मुख्य रूप से कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र का भाग होती है। तो इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं अपोहा तंत्र की। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ साझा करेंगे, पैटर्न बताएंगे कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में NCERT की ये नया सिलेबस है, न्यू बुक है। तो ओल्ड बुक नहीं है तो हम बता सकते थे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछली बार, लेकिन यहाँ अब एक नए पैटर्न से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ और आपको नोट करने हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपोहा तंत्र की। अपोहा शब्द एक ऐसे क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपोहा क्षेत्र जो होता है वो एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र का मतलब होता है कि नदी जिन जिन भागों से गुजरती है और नदी अपनी सहायक नदियों को मिलाते हुए जिस अपोहा तंत्र का निर्माण करती है या जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे कहते हैं अपोहा तंत्र। ठीक है, अभी हम और आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, अपोहा शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के भौतिक मानचित्र को। देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका निकासी किसी बड़े जलाशय में, जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा किसी क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे एक अपोहा द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपोहा द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखिए, अभी आपको ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया होगा, वापस से एक बार गौर करते हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ इसको समझिए। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है। ठीक है, अब आप चित्र में देखें। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? देखिएगा, एक कोई मुख्य नदी है, जैसे सपोज़ मान लीजिए ये मुख्य नदी है, ये आपको बहती नज़र आ रही होगी, या ये मुख्य नदी मान लीजिए, ये मुख्य नदी है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? अन्य जो नदियां हैं ये इसमें आके मिल रही है। देख रहे हैं आप इस तरह से, ये अन्य नदियां
इस तरह से आके मिल रही है। कुछ नदियाँ इनमें भी मिल रही हैं, ठीक है। जो नदी मिलती है किसी बड़ी नदी में तो वो मुख्य नदी कहलाती है। वो एक नदी कैसी कहलाती है? मुख्य नदी कहलाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपने एक नदी का नाम सुना होगा चंबल, सुना है दोस्तों? एक नदी का नाम सुना होगा अपने बनास। देखिए, बनास नदी जो है ये राजस्थान की निकलती है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बनास का संबंध किस राज्य से है? तो बनास का संबंध राजस्थान राज्य से है। और कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? अरावली पहाड़ियों से। ये हम पूर्व में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, चंबल नदी, अब चंबल नदी निकलती कहाँ से? एमपी राज्य से। कहाँ से निकलती है? एमपी राज्य से। और राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करेगी। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद उसके बाद ये क्या करती है नदी? राजस्थान की सीमा बनाते हुए और उत्तर प्रदेश में चली जाती है। राजस्थान में सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और बनास नदी किस में मिल जाती है? चंबल में। बनास नदी किस में मिल जाती है? चंबल में। चंबल नदी आगे चलकर किस में मिल जाती है? चंबल नदी जो होती है वो आगे चल के किस नदी में मिल जाती है? यमुना में। आगे चल कर किस में मिलती है? यमुना में। और यमुना आगे चल के किस में मिलती है? गंगा में, ठीक है। देखिए, बनास किस में मिली? पहले चंबल में। चंबल किस में मिल गई? यमुना में। और यमुना आगे चल के किस में मिल गई? गंगा में। क्लियर हो गया। और गंगा नदी कहाँ चली जाएगी? अब सीधा बंगाल की खाड़ी में। क्लियर हुआ? देखिए, अभी भी नहीं हुआ, अब समझाता हूँ आपको। हम इंडिया के मैप पर आते हैं। देखिए, यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। मैं एक एक बात समझा देता हूँ आपको। ये चंबल नदी, ठीक है, यहाँ से एक नदी आई, इसका नाम है बनास नदी, ठीक है। ये बनास नदी है। देखिए, बनास नदी किस में मिल गई? ये चंबल। क्लियर? ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी है। और ये कौन सी नदी? बनास। तो बनास किस में मिल गई दोस्तों? चंबल में, क्योंकि ये नदी कौन सी? चंबल। और चंबल देखिए कहाँ मिल रही है? यहाँ। और यहाँ कौन सी नदी आ रही है? यमुना। कौन सी आ रही है? यमुना। तो देखिए, बनास किस में मिल गई? चंबल में। चंबल किस में मिल गई? ये यमुना में। और यमुना का मिल जाएगी? गंगा में। ये यमुना यहाँ मिल जाती है इटावा में, सॉरी इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा में, ठीक है। देखिए, वापिस समझिएगा, फिर समझा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा मैप इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, अब समझना वापस से। नंबर 1, ये चंबल नदी है, ये जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ ये चंबल नदी, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। यहाँ से एक नदी आ रही है, उसका नाम है बनास नदी। यहाँ से एक नदी आ रही है, इसका नाम क्या है? बनास नदी। ये बनास नदी है जो कि कहाँ से निकल रही है? ये बनास पहाड़ियों से, यानी राजस्थान से, राजसमंद से, ठीक है। राजस्थान राज्य हो गया, राजसमंद जिला हो गया, अरावली की पहाड़ियों से नदी निकलती है। और उसके बाद ये कहाँ पर? ये सवाई माधोपुर के निकट चंबल में मिल जाती है। कौन सी? बनास। अब देखिए, चंबल आगे गई और इसने किसको मिला लिया? बनास को। बनास इसमें मिल गई। अब चंबल आगे गई और चंबल देखो किस में मिल रही है? ये कौन सी नदी? यमुना। ये यमुना नदी आ रही है गंगा। ये गंगा नदी आगे जा रही है और ये यमुना इसमें यहाँ मिल जाएगी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मिल गई कौन सी? यमुना। यमुना किस में मिल गई? गंगा में। अब गंगा आगे चली जाएगी और आगे जाके कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। आपको ज्ञात होगा हमारे भारत में 2 तरफ सागर है, एक बंगाल की खाड़ी है, एक अरब सागर है। तो जब थोड़ा हम 9th क्लास में स्टैंडर्ड लेवल पे अभी हम पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञात होगा 2 द्वीप समूह पढ़े थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। और एक पढ़े थे लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप कौन से सागर में? तो अरब सागर में। 2 तरह की खाड़ियाँ हो गई, एक बंगाल की खाड़ी हो गई, एक अरब सागर हो गया। दोनों कैसा है? सागर है, जल है जिसके अंदर। तो भारत में 2 तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं मुख्य रूप से। एक तो वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, चाहे वो हिमालय नदियाँ हों, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियाँ हों। एक वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, चाहे वो हिमालय नदियाँ हों, ठीक है, या मौसमी नदियाँ हों या प्रायद्वीपीय नदियाँ हों। आ रहा समझ में आपको? तो इस प्रकार से देखिए, बनास किस में गई? चंबल में। चंबल का जल किस में गया? यमुना में। यमुना का जल किस में गया? गंगा में। और गंगा का जल कहाँ चले गया? बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो पूरा सिस्टम बना है, ठीक है, नदियों का ये जो सिस्टम पूरा बनता है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। क्लियर हो गया? देखो, ये तो होगी मुख्य नदी। ये नदी कौन सी हो गई? मुख्य नदी हो गई। और इसमें अन्य सहायक नदी आके इस तरह से मिलती रहती है।
तो इस पूरे पैटर्न को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। इस पूरे पैटर्न को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। क्लियर हो गया? कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अपवाह तंत्र क्या होता है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे लिखा है, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है। अभी बनास नदी चंबल में मिली, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में। तो छोटी छोटी जो धाराएं हैं छोटी छोटी अपने आप में, लेकिन गंगा के सामने यमुना छोटी है, यमुना के सामने चंबल छोटी है, चंबल के सामने बनास छोटी, और बनास के सामने भेड़त छोटी है। तो नदियाँ अपने आप में तो बड़ी हैं, लेकिन किसी अन्य नदी के सामने वो नदी छोटी हो जाती है, क्योंकि वो उसकी सहायक नदी बन जाती है। क्लियर? छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अभी मैंने बताया मुख्य नदी में मिल जाती है, तो मुख्य नदी का निर्माण करती है। इनका निकास किसी बड़े जलाशय में, निकास, ठीक है, या तो किसी बड़े जलाशय में होता है, जैसे झील हो सकती है, समुद्र हो सकता है, या महासागर हो सकता है। एक नदी तंत्र द्वारा किसी क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, एक नदी तंत्र द्वारा किसी क्षेत्र का जो जल होता है वो प्रवाहित होता है, तो उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जैसे उच्च भूमि कहने का मतलब इसने क्या बोला है? इसने कहा है कि ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। देखिए यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको एक नदी अलग दिखती है, यहाँ पर एक अपवाह तंत्र अलग बन रहा है और यहाँ अपवाह तंत्र अलग है, यानी ये अपवाह तंत्र ए है और ये अपवाह तंत्र बी है। लेकिन जल विभाजक किसके माध्यम से हो रहा है? कोई ऊंचा क्षेत्र हो सकता है, कोई पर्वत हो सकता है, कोई मध्य में ऐसा कोई डिवाइडेशन हो सकता है जिसके माध्यम से दो अपवाह तंत्र या तीन अपवाह तंत्र अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जल विभाजक। ध्यान रखिएगा, जल विभाजक किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जल विभाजक क्या होता है, तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो या उच्च भूमि हो, तो दो पड़ोसी अपवाह तंत्रों या द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता हो, एक दूसरे से अलग करता हो, तो उस भूमि को, और भूमि कैसी हो? उच्च। भूमि कैसी हो? उच्च। तो उस उच्च भूमि को हम क्या कहेंगे? जल विभाजक कहेंगे। तो यहाँ जो आपको लिखा हुआ है वो आप अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल विभाजक किसे कहते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जल विभाजक किसे कहते हैं? आपके प्रश्न हो भी सकता है, ये छोटे जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर दे भी रखा होगा कि जल विभाजक किसे कहते हैं, जल विभाजक क्या होता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए, ऐसा प्रश्न आपका बना हुआ है। तो जल विभाजक का मतलब क्या हो गया, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए और नोट्स फॉर्म में लिख लीजिए। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। एक दूसरे से क्या कर रही है? अलग। और ये डायग्राम भी ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे आप। ठीक है, एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से, ये दो क्या हैं? दो पड़ोसी अपवाह है, एक अलग है एक अलग है, और इनके बीच में एक जल विभाजक है। देख रहे हैं आप, ये जल विभाजक। तो ये ऊंचा पर्वत भी हो सकता है, कोई उच्च भूमि हो सकती है, पठारनुमा आकृति हो सकती है। ठीक है, कोई अवरोध हो सकता है जिसके माध्यम से दो जल विभाजक अलग अलग हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब एक द्रोणी बनती है, अपवाह द्रोणी बनती है जो एक दूसरे से अलग करती है, तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट नहीं है होगा, मैं समझता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट बात ये आपको मैंने बता दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में अपवाह तंत्र कि भारत का जो अपवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का है, कितने भागों में बांटा गया है, हम उनकी चर्चा करते हैं। देखिए भारत में अपवाह तंत्र जो है वो मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है।
जिस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया है, उसी आधार पर दो अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि दो तरह के अपवाह तंत्र हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हिमालयी नदियाँ। ठीक है, वे नदियाँ जो हिमालय का, जिनका स्रोत हिमालय है, वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, हिमालय आपको पता है हिमालय कहाँ पर है, तो आप मुझे बताइए कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था हिमालय की शाखाएं या हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था। तो हमने हिमालय में दो तरह के वर्गीकरण पढ़े थे। एक वर्गीकरण हमने पढ़ा था ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण, जो कि नदियों के आधार पर था। ठीक है, और एक वर्गीकरण पढ़ा था हमने क्षैतिज आधार पर, क्षैतिज आधार पर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों कि क्षैतिज आधार पर एक वर्टिकल पढ़ा, इंग्लिश में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल। ठीक है, जो नदियों के आधार पर था। और एक हमने पढ़ा है क्षैतिज आधार पर, यानी हॉरिजॉन्टल बेस पे पढ़ा था हमने। वो जो हमने पढ़ा है उसके आधार पे हिमालय कितने भागों में बांटा गया था, हिमालय कितने भागों में बांटा गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस विद्यार्थी का नाम लूँगा कि इस विद्यार्थी ने सही जवाब दिया है और बहुत जल्दी जवाब दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको कि हिमालय को जो हमने क्षैतिज आधार पर बांटा है, तो हिमालय को क्षैतिज आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो आपको वो बताना है। 1 2 3 4 जो भी हैं वो आपको बताने हैं, और सही जवाब, और जितना जल्दी आप जवाब देंगे आपका नाम मैं नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें अनाउंस करूँगा कि इस विद्यार्थी ने बहुत जल्दी और सही आंसर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दो तरह की नदियाँ तंत्र होते हैं। एक होती है हिमालयी नदियाँ तंत्र, तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो हिमालयी नदियाँ कहलाती है। एक होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ तंत्र। तो आप देखें, जब हम भौतिक प्रदेश पढ़कर आए थे तो हमने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था, हिमालय के बारे में पढ़ा, मैदान के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वही वहाँ की जो नदियाँ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। और जो हिमालय से नदियाँ निकलती है हम उनको क्या बोलते हैं, हिमालयी नदियाँ। क्या कहते हैं, हिमालयी नदियाँ। अब हम दोनों की बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। तो आप दोनों को अलग अलग पोर्शन में लिखेंगे कि हिमालयी नदियों की विशेषता क्या होती है और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न हो रही है। दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं, एक तो हिमालय से उत्पन्न हो रही है और एक प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न हो रही है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती है। फर्स्ट पॉइंट आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले लिख लीजिए हिमालय की विशेषताएं, हिमालयी नदी की विशेषताएं, हिमालयी नदी की विशेषताएं। ठीक है, ऐसे नोट डाल लीजिए। फिर 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे। नंबर 1, हिमालय की अधिकतर नदियाँ आप कैसे लिखेंगे, हिमालय की अधिकतर नदियाँ जो होती है वो कैसी होती है, बारहमासी होती है। बारहमासी का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं ना, 12 होते हैं। तो मतलब क्या हो गया, बारहमासी। बारहमासी का मतलब क्या होता है कि 12 महीने तक नदियाँ चलती हैं। कौन सी वाली, हिमालय की। तो हिमालय की अधिकतर नदियाँ जो होती हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि यदि हिमालय से 10 नदियाँ निकलती है, हिमालय से कितनी नदियाँ निकलती, मान लेते हैं कि 10 नदी निकलती है, 10 में से कम 8 से 9 नदियाँ ऐसी है जो पूरे 12 मास चलती है, यानी पूरे 12 महीने तक प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। वही बात आ गई कि 12 मासी तक चलती है, 12 माह तक ये नदियाँ चलती है। इसका मतलब वर्ष भर क्या होता है, पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। तो देखिए, इनको जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल एक तो प्राप्त होता है वर्षा, है ना, हमारे यहाँ वर्षा होती है। वर्षा के कुछ माह होते हैं, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, 3-4 महीने होते हैं। इस 3-4 माह में वर्षा का जल जो होता है, उन जल के द्वारा नदियाँ प्रवाहित होती है। और नहीं तो क्या होता है, हिमालय की जो भी नदियाँ हैं, अब हिमालय ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ जमती है।
ठीक है, अभी सर्दी का मौसम आएगा, सर्दी के मौसम में आने से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी और बर्फ़ जमने के बाद धीरे धीरे जब ग्रीष्म ऋतु आना प्रारंभ होती है तो ये बर्फ़ें धीरे धीरे पिघलना शुरू होती है। तो इनसे भी जल मिलता रहता है, इनसे भी जल मिलता है, इसलिए 12 मासी ये नदियाँ होती है, 12 मास तक नदियाँ चलती रहती है। ठीक है, तो नंबर 1 समझ में आ गया आपको कि हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी होती हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, क्यों रहता है, क्योंकि इसका कारण अब हम बता रहे हैं। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त, एक तो वर्षा का जल तो मिलता ही है, साथ ही ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल इन्हें प्राप्त होता है। तो इसलिए 12 मासी ये नदियाँ कहलाती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। यानी हिमालय की 2 जो मुख्य नदियाँ हैं, हिमालय की जो 2 मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। कहने का मतलब ये है कि हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ हैं जो हिमालय क्षेत्र के सबसे उत्तरतम भाग, जो उत्तरी भाग है, वहाँ से निकलती है। कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखिएगा। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये गॉर्ज बता दीजिए हमें कि गॉर्ज क्या होता है। हम पहली बात नाम सुन रहे हैं, है ना, यहाँ गॉर्जो लिख रहा है, आप गॉर्ज भी ध्यान रख सकते हैं। एक नदी की बात करेंगे तो गॉर्ज, और बहुत सारे गॉर्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गॉर्जो की बात हो रही है। ठीक है, तो आपके मन में प्रश्न आ गया कि सर बता दीजिए गॉर्ज क्या होता है। तो मैंने आपकी समस्या का पहला समाधान कर दिया है। ठीक है, मैं पहले जान गया कि मेरा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि सर ये गॉर्ज क्या है, आप गॉर्ज बताएं। तो देखिए गॉर्ज क्या होता है दोस्तों, जैसे ये आप देख रहे हैं 2 पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, 2 पहाड़ी क्षेत्र हैं और इस 2 पहाड़ी क्षेत्रों की मध्य में से नदी बहती हुई आ रही है। नदी बहती हुई आ रही है, आप देख रहे हैं ना, ये नदी बहती हुई आ रही है। तो देखो होता क्या है, 2 तरह की स्थलाकृतियाँ होती है। सबसे पहले जो बनती है उसको बोलते हैं हम वी आकार की घाटी। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? वी आकार की घाटी, यानी वी शेप्ड वैली। इंग्लिश में बोलेंगे वी शेप्ड वैली और हिंदी में बोलेंगे वी आकार की घाटी। तो नदी जब नवीन पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है और उसको ज़्यादा गहरा नहीं काट पाती, लेकिन कुछ काट देती है। ठीक है, तो उस समय जो घाटी बनती है वो इस शेप में बनती है। ठीक है, किस शेप में बनती है? इस शेप में। देखिए ये शेप रहता है वी शेप, क्या बोलते हैं इसको? वी शेप। और जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, देखिए मैं इसको उठा देता हूँ पहले, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ जो आप आकृति देख पाएंगे, यहाँ आकृति कुछ इस तरह से बनी हुई, ये ऐसे, और फिर ये नदी और नदी का भाग है। तो देखिए यहाँ जो ये जो स्थान है ना, ये स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान चौड़ा हो गया। ये स्थान क्या हो गया? चौड़ा हो गया। तो चौड़ा स्थान हो गया, इसका मतलब क्या बना रही है? गॉर्ज। क्या बनाती है? गॉर्ज। तो निरंतर नदी जब बहती रहती है तो कटाव करती है। कटाव करने से क्या करती है? आसपास का जैसे ये क्षेत्र है या ये क्षेत्र दिख रहा है तो इसको काटती जाती है और अपने जो बॉटम एरिया होता है, जो इसका तल होता है, इसको भी गहरा करती जाती है, चौड़ा करती जाती है। तो किसका निर्माण हो जाता है? गॉर्ज का। किसका निर्माण होता है? गॉर्ज का। लेकिन जब नदी नवीन होती है, नई नदी होती है और उस क्षेत्र को काटती है तो उस समय वो इतना गहरा उसको नहीं कर पाती। जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, गॉर्ज में देख रहे हैं, ये इतना गहरा नहीं करती, वो उसको इस वी शेप में काटती है। ठीक है, किस शेप में काटती है? वी शेप में। तो पहले वी शेप में काटते 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 एक समय ऐसा आएगा वो उसको इस शेप में काटना शुरू कर देती है। तो ये देखिए, ये जो स्थलाकृति बनी है जो मैंने अभी बनाई है, देखो ये जो स्थलाकृति बनाई है ना, ये वाली, ये तो गॉर्ज कहला रही है, जो आपके सामने आपको पिक्चर में भी दिख रही है। तो ये तो गॉर्ज है, लेकिन ये जो शेप है ना, ये शेप क्या कहलाता है? वी शेप्ड, और इसको बोलते हैं वी आकार की घाटी। क्या बोलते हैं? वी आकार की घाटी। तो नदी सबसे पहले क्या बनाती है? वी आकार की घाटी, और नदी फिर बाद में क्या बनाती है? गॉर्ज। फिर बाद में क्या बनाती है? गॉर्ज। तो नदी जब निरंतर बहती रहती है तो वो अपर्दन करती है। अपर्दन का मतलब क्या करती है? अपक्षय भी करती है, अपर्दन काटती रहती है, और साथ में जो भी वस्तुएं होती है, कंकड़ पत्थर बजरी होती है, उसको उठा के कहीं और ले जाती है, और पर्वतीय जो पार्ट होता है, रीजन होता है साइड का, उसको धीरे धीरे काटती जाती है, और इस तरह से वो क्या करती है? इस तरह से वो उसको चौड़ा करती जाती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होगी वो क्या कहलाएगी? गॉर्ज। लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति होगी वो क्या कहलाएगी? वी शेप्ड। तो आपसे प्रश्न पूछे सबसे पहले नदी
किस प्रकार की आकृति बनाती है? तो वी शेप्ड वैली। फिर क्या बनाती है? तो गोर्ज। क्लियर हो गया होगा आपको गोर्ज। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है। अभी मैंने बताया तीव्र अपर्दन क्रिया। अपर्दन का मतलब क्या होता है कि एक एक्टिविटी होती है अपक्षय और एक एक्टिविटी होती है अपर्दन। अपक्षय की एक्टिविटी में क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो टूट फूट कर वहीं पर गिरती रहती है, और अपर्दन का मतलब क्या होता है? नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा उस मलबे को, ठीक है, उस इंग्लिश में बोलते हैं डेब्रिस और हिंदी में बोलेंगे मलबे को या कंकड़ पत्थरों को, मिट्टी को, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर लाकर छोड़ देती है। तो इस पूरी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपर्दन। तो जो हिमालय की नदियाँ होती है ना, वो हिमालय की नदियाँ अधिकांश क्या करती है? अपर्दन करती है, ठीक है। उपजाऊ मृदा जो होती है, कंकड़ पत्थर जो होते हैं, उनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लाकर छोड़ देती है। क्योंकि यदि ढाल पे नदी बहती है तो कंकड़ पत्थर लुढ़क कर आगे जाते हैं, ठीक है। उपजाऊ मृदा जो होती है, जो पर्वतीय कक्ष में मृदा होती है, जो पर्वत के आसपास रीजन में जो मृदा होती है, वो काट कर उसको क्या करती है? आगे ले जाके डिपॉजिट कर देती है। जहाँ नदी का प्रवाह धीमा हो जाएगा, ढाल धीमा हो जाता है, तो कंकड़ पत्थर वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि अब क्या हो गया? ढाल मंद हो गया, और ढाल मंद होते ही क्या होगा? वो सब वहाँ रुकना शुरू हो जाएंगे। ढाल तीव्र होगा तो नदी तेज गति से आगे बढ़ेगी और उन कंकड़ पत्थरों को भी साथ में ले जाएगी। क्लियर हो गया? तो देखो आगे लिखा हुआ है कि यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती, यानी आगे लेके और जाती। क्या क्या? सिल्ट, गाद वगैरह हो सकती है, बालू मिट्टी हो सकती है, ये सब। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोकुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी क्या करती हैं? बहुत सी जो मिट्टियाँ होती है या यूँ समझ लीजिए निक्षेपण होते हैं, उनकी आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। तो हम क्या देखते हैं कि इन भागों में नदियाँ जो होती है, नदियाँ विभिन्न प्रकार की अपने निक्षेपण का कार्य करती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी हो सकती है ना, कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, सिल्ट बालू होती है। तो ये नदी जो होती है वो नदी आगे एक विसर्ग के रूप में बहती है, ठीक है। आप देखिए चित्र के माध्यम से आप देखेंगे विसर्ग का मतलब क्या होता है। ये इस तरह से देखिए, ये देख रहे हैं, जो सांप होता है वो भी रेंगता हुआ चलता है ना, तो वो भी इस प्रकार से नदी रेंगती हुई चलती है, यानी उसका मोड जो है वो मूवेबल होता है, वो जिग जैग फॉर्म में आगे की ओर बढ़ती है। और लास्ट में नदी क्या बनाती है? डेल्टा। लास्ट में नदी क्या बनाती है? डेल्टा। या आप अच्छे से पढ़ते हैं कि डेल्टा क्या होता है, ठीक है। आपको छोटी कक्षाओं में भी आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा कैसे बनता है। तो नदी जब किसी खाड़ी में गिरने से पूर्व नदी अन्य दिशाओं में विभाजित हो जाती है, तो उस क्षेत्र को हम डेल्टा कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर रहे हैं, तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है? मौसमी होती है, यानी मौसम के समय चलती है। क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है तभी उन नदियों में पानी आता है, या जहाँ से उनका उद्गम होता है उन रीजन में, उन पहाड़ियों पे पानी अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है तो बहना शुरू कर देती है। तो जब मौसमी होती है, जब मौसम विशेष में चलती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। मैंने अभी बताया वर्षा अधिक होती है तो प्रवाह निर्भर करता है, प्रवाह बहता रहता है। फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना उस क्षेत्र में वर्षा होगी, उस क्षेत्र रीजन में वर्षा होती है, वहाँ पर वो नदियाँ चलती रहती हैं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली होती है। क्लियर हो गया? अभी मैंने बात बताई आपको कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं, क्योंकि वर्ष भर इसमें जल बना रहता है, तो लंबियाँ अधिक होती है। लंबी इसलिए होती है क्योंकि इनका प्रवाह पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज़ गति से ये अपर्दन करती है, और अपर्दन करने के कारण जब ये मैदानी भाग में आती है तो बहुत विस्तृत हो जाती है, क्योंकि जल अधिक होता है, विस्तृत क्षेत्र में फैलती है तो लंबी हो जाती है,
ठीक है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, हिमालयी नदियों की तुलना में क्या होती है, इनकी लंबाई कम होती है और छिछली होती है। छिछली का मतलब होता है कि कुछ लंबाई में कम लंबाई में होती है और आगे जाके समाप्त हो जाती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है, यानी कोई उच्च भूमि से निकलती है, कोई ऐसा भाग है काफ़ी ऊंचा भाग है, वहाँ से निकलती है, तो उनमें जल बना रह भी सकता है। तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है। इम्पोर्टेंट है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे भारत का भौतिक प्रदेश, वहाँ पर भी हमारी चर्चा हुई थी पश्चिमी घाट की, कि पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, पूर्वी घाट किसे कहते हैं। भारत में दो प्रमुख घाट है, प्रायद्वीपीय भाग में दो प्रमुख घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हालांकि पूर्वी घाट अब उतना निरंतर नहीं है, वो टूट गया है ना, अपरदित हो गया है। चट्टानें जो थी या उस घाट में जो भी मिनरल्स वगैरह थे वो अब डिपोजिशन कहीं और होता है। लेकिन अभी भी पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न घाट जो है, वो आज भी बना हुआ है एज इट इज़। ठीक है, उसका अपर्दन हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ विशेषकर पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ की तरफ गिर जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम हिमालय की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि हिमालय की नदियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और वो क्यों महत्वपूर्ण है नदियाँ, इसका आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की नदियाँ, कि हिमालय की कौन कौन सी नदियाँ हैं और मुख्य रूप से हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आपकी सेकंड हेडिंग हो जाएगी अब नेक्स्ट हिमालय की नदियाँ। और हिमालय की नदियों में हम बात करेंगे तीन प्रमुख नदियों तंत्रों की। ठीक है, उसमें से नंबर 1 है सिंधु, फिर पढ़ेंगे गंगा को और फिर पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र को। तो हिमालय नदियों में से तीन सबसे महत्वपूर्ण नदियों के तंत्र हैं, एक सिंधु है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। तो आज के सेशन में हम केवल और केवल सिंधु नदी तंत्र की ही व्याख्या करेंगे। चलिए, ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो एक परिभाषा नदी तंत्र किसे कहा जाता है या अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है, तो मैंने पहले ही बता दिया है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको, ये भी मैंने अपवाह तंत्र में पहले ही आपको बता दिया था। अब हम चर्चा कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र की। किसकी चर्चा करेंगे? सिंधु नदी तंत्र की। इम्पोर्टेंट है, आप पॉइंट वाइज ज़रूर लिखें, क्योंकि पॉइंट वाइज ही आपको ज्योग्राफी में मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। यदि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल सकते, तो ध्यान रखिएगा। सब नंबर 1, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि मानसरोवर झील कहाँ पर है। मानसरोवर झील कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए तिब्बत में है। कहाँ पर होना चाहिए? तिब्बत में। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख, ठीक है, भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर नहीं है। अब वर्तमान में वो क्या हो गया? लद्दाख हो गया। क्या हो गया? लद्दाख। क्योंकि अब दो यूनियन टेरिटरी बन गई, एक यूनियन टेरिटरी का होगी जम्मू कश्मीर। पहले ही पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन वर्तमान में ये लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि यहाँ पर वो किसका निर्माण करती है? गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसका हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी नदियाँ, जैसे जास्कर है, नुब्रा है, ध्यान रखना, नुब्रा, ये नुब्रा रिवर है, जास्कर रिवर है, नुब्रा रिवर है, श्योक रिवर है, हुंजा आदि नदियाँ मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी में कौन कौन सी मुख्य नदी मिल रही है? जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है और हुंजा रिवर मुख्य रूप से मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। तो अभी तक ये नदी जो है पर्वतीय भाग में बहती है, लेकिन सिंधु नदी जब बलूचिस्तान और गिलगित
से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। अब आप प्रश्न करेंगे सर ये बलूचिस्तान और गिलगित कहाँ पर है, हमें ज़रा बता दीजिए। तो मैं आपको वापस पुणे मैप पर लेके चलता हूँ। इंडिया का मैप है। अब ये जो इंडिया का मैप है ये पुराना मैप है, लेकिन मैं आपको इसमें शो कर दूँ, समझ जाएंगे। देखिए ये तो जम्मू कश्मीर का रीजन है, ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, और ये जो रीजन आप देखते हैं ये पीओके रीजन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा रीजन कौन सा है, पीओके। कौन सा रीजन है, पीओके। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी वे क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ये पाकिस्तान ने हमसे धोखेबाजी से लिया है। ठीक है, ना तो हमने दिया है, ना उसने हमसे पूर्णतः लड़ाई करके लिया है, बल्कि उसने धोखेबाजी से इस पर हथिया लिया है इसको। लेकिन फिर भी भारत इसको वापस पुनः लेने में माहिर है, और हो सकता है आने वाले समय में ये जो क्षेत्र है ये पुनः हमारा हो जाए। तो ये जो रीज़न है ये कहलाता है पीओके। क्या कहलाता है, पीओके। और ये जो रीज़न आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो रीज़न है, ये रीज़न है लद्दाख। ये पूरा रीज़न कौन सा है, लद्दाख। और ये रीज़न कौन सा है, जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो सिंधु नदी देखिए ऐसे प्रवेश करती है, सिंधु नदी ऐसे प्रवेश करती है ना, ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी ऐसे प्रवेश करती है, और ऐसे प्रवेश करने के बाद ये बाहर निकल जाती है। ऐसे प्रवेश करने के बाद ये बाहर निकल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं मैप में, मैं इसको मैप को उठा देता हूँ पहले एक बार। देखो सिंधु नदी यहाँ से ये इस तरह से जा रही है, फिर ये लद्दाख में पहुँच जाती है, और लद्दाख में यहाँ जो स्थान है ना, ये स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान है बलूचिस्तान और गिलगित। ये स्थान कौन सा है, बलूचिस्तान और गिलगित। अभी कुछ समय पहले आपने, लगभग 2 महीने पहले आपने सुना था कि गिलगित और बलूचिस्तान में भारतीय फौज की वहाँ पर तैनाती की गई, या वहाँ के जो लोग हैं वो भारत में मिलना चाहते हैं या भारत के साथ होना चाहते हैं। तो गिलगित का नाम आपने पहले भी सुना होगा। गिलगित एक प्रकार से दर्रे का नाम भी है, गिलगित दर्रा। ठीक है, तो गिलगित और बलूचिस्तान 2 महत्वपूर्ण ये क्षेत्र हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये नदी जब अटक में पहुँचती है, तो अटक में पहुँचने के बाद ये नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ देती है, और लगभग मैदानी क्षेत्रों में नदी आ जाती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक बहने में, यहाँ से यहाँ तक बहने में इसको पूर्ण रूप से पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मैप के थ्रू भी मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, ताकि आपको मैप के साथ भी समझ में आता रहे, क्योंकि ज्योग्राफी जो है विथ मैप या विथ डायग्राम ही समझ में आ सकती है। कुछ सेक्शन ऐसा है जो आप बिना मैप के ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्टली सेक्शन यदि विशेषकर इंडियन फिजियोग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपको विदाउट मैप समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका प्रारंभ और उसका अंत जो होता है वो मैप से ही शुरू होता है, मैप पे ही ख़त्म होता है। और मैप से यदि आपने ज्योग्राफी को एक बार समझ लिया तो आपके लिए स्थायी हो जाएगी, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। अब आपने मैप पे देख लिया कि सिंधु नदी कहाँ से बहती है, तो यदि आपको कभी भी पूछा जाए कि सिंधु नदी कौन से राज्य से बह रही है, या कौन से केंद्र शासित प्रदेश से बह रही है, ये भारत के कौन सी दिशा में है, भारत के कौन से क्षेत्र में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि भारत के ही उत्तरी क्षेत्र से नदी गुजरती है। तिब्बत से पहले तो तिब्बत में इसका उद्गम होता है, तिब्बत के बाद ये लद्दाख में पहुंचती है, लद्दाख के बाद ये गिलगित और बलूचिस्तान में पहुंचती है, और उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो आप भारत का मैप देखें तो भारत के मैप में आप देखेंगे कि जो पीओके रीजन है वहाँ से नदी ये पाकिस्तान में पहुँच रही है। तो सिंधु नदी एकमात्र ऐसी नदी, यदि हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी उत्तरी भारत की है ना, विशेषकर जो अरब सागर में जाके गिर रही है ना। अभी हम बात करेंगे बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी, जैसे गंगा नदी है ये बंगाली खाड़ी में जा रही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है ये बंगाली खाड़ी में जा रही है। लेकिन उत्तर भारत की एकमात्र ऐसी नदी, उत्तर भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी सिंधु रिवर इम्पोर्टेंट है, और ये 3 देशों में बह रही है। कितने देशों में बह रही है, 3 देशों में। निकलती कहाँ से, तिब्बत। हालांकि तिब्बत वर्तमान में नहीं है, यहाँ चीन का कब्जा है, तो हम चीन कह सकते हैं। चीन के बाद कहाँ आ रही है, भारत में। चीन के बाद कहाँ आती है, भारत में। और भारत के बाद कहाँ आती है, पाकिस्तान में। भारत के बाद कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद कहाँ, कौन से सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। कौन से सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। डेल्टा कहाँ बनाती है, तो अरब सागर के निकट बनाती है। कौन से देश में बनाती है, तो पाकिस्तान में बनाती है। क्लियर हो रहा है, बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए। यदि बेसिक क्लियर है तो यही स्टडी आपको आगे चलकर भी करनी है,
यदि आप 11th-12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर ये आपको पढ़ना है। कंपटीशन फाइट करेंगे तो आपको पढ़ना है, चाहे आप राजस्थान लेवल के कंपटीशन फाइट करेंगे या स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के कंपटीशन फाइट करें, आपको इस तरह की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट, ठीक है, मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो देखिए ये जो नदी हमने पहले पढ़ी थी, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये नदी तो कहाँ, ये नदी जब भारत में नदी होती है सिंधु जब भी मिल जाती है, मोस्टली जब भी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये बलूचिस्तान और गिलगित पहुँचती है और फिर अटक के बाद पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जिनका उद्गम, कुछ नदियों का उद्गम भारत में होता है और कुछ नदियों का उद्गम, जैसे सतलज नदी है ना, ये सतलुज नदी है, इस नदी का उद्गम तिब्बत से होता है ना, मानसरोवर निकट के पास झील है वहाँ से होता है। व्यास नदी का उद्गम भारत से होता है, रावी का उद्गम भारत से, चेनाब का भारत से, झेलम का भारत से। तो ये जो 4 नदियाँ हैं ना, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, चारों नदियों का उद्गम भारत से। लेकिन सतलुज का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, तिब्बत या चीन से। लेकिन ये सभी नदियाँ मिलकर किस में मिल जाती है, सिंधु में। और कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान के मिठान कोट के निकट, पाकिस्तान में मिठान कोट के निकट ये सिंधु नदी में मिल जाती है। क्लियर हो गया? कौन सी नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो कराची रीजन के पास से होकर निकलती है और उसके बाद ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, यानी इसका जो मैदान है उसका जो ढाल है बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी इसका कुछ भाग, लगभग 1/3, 1/3 जो पार्ट है वो तो कहाँ पर है, भारत में। बाकी इसका जो भी बचा हुआ भाग होता है वो सारा का सारा कहाँ हो जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर लंबी। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। यानी हालांकि सबसे लंबी नदी नहीं है विश्व की, लेकिन फिर भी हम ये देखें तो लंबी नदियों में से एक नदी सिंधु नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ये आपको ध्यान रखनी है। तो आज अब हमने इस लेक्चर में एक अपोहा तंत्र के बारे में जान लिया कि अपोहा तंत्र क्या होता है, जल विभाजक किसे कहते हैं, जल विभाजक के बारे में जान लिया, जल विभाजक क्या होता है। फिर हमने जान लिया कि भारत के 2 अपोहा तंत्र हैं, एक हिमालयी नदियों का अपोहा तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का अपोहा तंत्र, और फिर उनके में क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया। और आज हमने हिमालयी नदियों में जो पहली नदी है सिंधु नदी, उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस हमने प्राप्त कर लिया कि कौन सी नदी सिंधु में कहाँ मिलती है, सिंधु नदी का ढाल किस प्रकार का है, सिंधु का अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में है और 1/3 भाग जो है वो भारत में है, और सिंधु की कौन कौन सी अन्य सहायक नदियां हैं और किस क्षेत्र में जाके पाकिस्तान में, जैसे मिठान कोट में जाके नदियां सारी सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और इसकी लंबाई देख ली हमने कि लगभग इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई। तो इस प्रकार से हमने एक सिंधु नदी के बारे में डिस्कशन पूरा कर लिया है, सिंधु नदी के बारे में पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य नदियों के उनका डिटेल एनालिसिस हम अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।